श्रोताओं नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं जानी मानी शिल्पकार और अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से नवाजी जा चुकी अनुराधा साहू जी। अनुराधा जी को हस्तशिल्प में नवाचार का 40 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय में विकास आयुक्त हस्तशिल्प के रूप में लगभग 30 वर्षों तक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। उन्हें शिल्पकला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। अनुराधा जी के नाम पर कई पेटेंट भी हैं। अनुराधा जी, आकाशवाणी समाचार के इस स्टूडियो में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं एक बेसिक सवाल से अपने इंटरव्यू की शुरुआत करना चाहूंगी कि इस दिशा में, इस क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? इसका रुझान कब पैदा हुआ वो तो बहुत पहले से ही था, लेकिन इसका डेफिनेशन जो कि हाँ आप एक शिल्पी हैं वो मुझे 2005 में मिला है, जबकि इसकी शुरुआत मेरे साथ 1985 में शुरू हुआ है। 85 में, उस समय हम कॉलेज में थी और 1 साल के लिए हमने बॉटनी लिया था। अच्छा। और बॉटनी में क्या है, आप फील्ड ट्रिप्स वगैरह जाते हैं और आपको एक अलग नजरिए से सिखाया जाता है पौधों की तरफ देखने का, टेक्निकली एक साइंटिफिक तरीके से। वो हम लोग बॉम्बे में जाते थे अपने कॉलेज में, सेंट जेवियर्स मुंबई से हूँ, और हमने हर्बेरियम बनाया था उस समय, जो उसको सुखा देते हैं, फिर उसको आप सब्जेक्ट के हिसाब से समझते हैं और आप उसको लेबलिंग करते हैं जी। वो काम होने के बाद आप बाकी चीज फेंक देते हैं। मैंने फेंका नहीं था, वो मेरे पास रह गया था। और ये सूखे फूल पत्ती थी मेरे पास। अच्छा। एक ग्रीटिंग कार्ड के पीछे का कागज में हमने ऐसे ही कुछ भी बना दिया। प्रेस ड्राई क्राफ्ट बोलते हैं उसको जी। उसकी सुंदरता मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अचंभित थी कि ये इतना सुंदर कैसे बन गया, और इसको मैं बनाई हूँ। नेचर का इससे अच्छा उल्लेख हो ही नहीं सकता है। अभी जैसे हम स्टार्टअप में आए हैं जी, तो स्टार्टअप में मेरा जो बोलते व्हाट इज योर वैल्यू प्रोपोजिशन, तो मैंने बोला नेचर एज अ प्रोडक्ट, और उसमें सब चीज समा जाता है। स्टार्टअप की तरफ हम आएंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अनुराधा जी कि आपकी जो शुरुआती जो एक जर्नी थी, सफर था, 17 साल की उम्र से जो शुरू हुआ, उसके बाद आज हैं आप जहाँ पे, तो वो आपके जो सफर है उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। वो डेफिनेशन उस एज में मुझे नहीं था, लेकिन उसकी खूबसूरती में हम उस समय भी उतने ही हो जाते थे और क्रिएशन में लगे रहते थे। और क्रिएशन का क्या होगा उससे भी कोई मतलब नहीं है कि इसको बेचना है या इसको कहीं प्रदर्शन में डालना है या कुछ नहीं, बस वो बन रहा है और वो हो रहा है। बस उसकी सुंदरता इतनी सुंदर लगती है ना कि आप उसको डिसकंटिन्यू करना नहीं चाहते। अच्छा अनुराधा जी, आप पहली भारतीय शिल्पकार हैं जिन्होंने हस्तशिल्प के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट करवाया था, वो भी बहुत साल पहले। तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ये जो कार्य मैंने शुरू किया था 4-5 साल किया था बॉम्बे में जी, फिर रायपुर में आके 14 साल हमने नहीं किया था। इसकी वापसी का भी कोई गुंजाइश नहीं था जी। लेकिन जब मैं बॉम्बे से आई थी ना, तो एक स्टील के ट्रंक में जी मैंने अपने सारे सामान, एक रबर पेंसिल तक उसमें रखा था जी। उसके एक एक डिश, एक एक सुई, एक एक बांस, एक एक घास, एक एक सूखी, सब चीज को मैंने, जैसे कोई कपड़ों को बहुत महंगी चीजों को रखते हैं ना, मैंने वो बॉक्स पैक करके लेके आई थी और उसको 14 साल तक नहीं खोला था, लेकिन अपने आप के लिए समय निकाला। फिर ये डिब्बा जो खोला वो आज तक बंद नहीं हुआ। रायपुर में फिर एकदम जी तोड़ के हमने 5 साल खूब इसमें किया जी। यहाँ के लोगों ने भी उसको काफी प्रोत्साहित किया। दिल्ली में मैंने 2-3 बार अकेले एग्जीबिशन लगाई थी बड़े बड़े गैलरीज में जी। करते करते हम डीसी हैंडीक्राफ्ट में पहुंच गए। हस्तशिल्प मंत्रालय जो है जी, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, वहां पे पहुंच गए। फिर उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि पहले आप एक अपना आईडी कार्ड बनाइए। फिर हमने इसका गवर्नमेंट का आईडी कार्ड एज अ शिल्पी पहली बार मेरा 2003 में बना जी। वो बनने के बाद फिर छत्तीसगढ़ वापस आके यहाँ के जितने जगार के मेले हैं या आपका जो 1 नवंबर में जो एग्जीबिशन लगता है राज उत्सव, ये सब जो यहाँ की जितनी एग्जीबिशंस थे, इसमें मेरा फिर आना जाना शुरू हुआ जी। फिर मैं दूसरे शिल्पियों से मिलना शुरू की जी। अब उनमें और मुझ में बहुत फर्क था। वो मुझे लगता था ये लोग मेरे से कितने आगे हैं जी, इनको तो सब चीज पता है, मुझे कुछ नहीं पता है, और ये जो काम मैं कर रही हूँ इसका तो कोई महत्व है, लेकिन इसकी कोई जड़ नहीं है जी। लुप्त होने की इसकी चांसेस बहुत ज्यादा थे जी। अब इसकी जड़ बनानी है तो इसकी कुछ रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। फिर खूब मेहनत कर करके 4 बार रिजेक्ट हुआ, 5वीं बार में मुझे नेशनल अवार्ड मिल गया था 2005 में राष्ट्रपति की तरफ से जी। पहली बार हमको गवर्नमेंट ने फॉरेन भेजा
अवार्ड आने के बाद। वहां पे भी देखे कि ये क्राफ्ट कहीं नहीं है। लोग पसंद बहुत करते हैं, एक आध ले जाते हैं, उसके बाद उसकी आगे की कोई नेटवर्किंग नहीं थी जी। फॉरेन में हमने देखा कि पेटेंट का बहुत चलन था, ये 2005-06 की बात है जी। और उससे क्या है कि एक तो आपको क्वालिफिकेशन मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है, और जो आपको एक प्रोटेक्शन मिलता है आपके वर्क को जी, वो जब आप व्यापार में जाते हैं तो वो चीज बहुत जरूरी है। हमको लगा नहीं, मेरे को पेटेंट ले लेना चाहिए। फिर यहाँ वापस आके देखे तो पेटेंट के लिए पता लगा तो कहीं कुछ खोज खबर नहीं यहाँ रायपुर में जी। तो हमें लगा कि नहीं, हमको रायपुर से निकलना चले पड़ेगा। तो खैर पहुंच गए बॉम्बे। अब बॉम्बे में जाके हम पेटेंट ऑफिसर्स वगैरह से मिले तो उन्होंने कहा कि इसको क्यों पेटेंट करा रही है, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर ले दे के फिर कैलकाटा में एक वेरी सीनियर पर्सन जी। अब कैलकाटा क्या है कि उसमें थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर का वैल्यू ज्यादा है। हाँ। उनको जाके मैंने बोला कि ये ऐसा ऐसा है और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नोबडी इज कमिंग फॉरवर्ड टू ड्राफ्ट द लीगल डॉक्यूमेंट्स, आप कर सकते हैं क्या? उन्होंने और मैंने 3 महीने तक लगातार उसकी ड्राफ्टिंग की। उसका जो डॉक्यूमेंटेशन लिखा ना, उसमें ना मेरा दिमाग एकदम खुल गया। तो ये 5 पेटेंट जो है वो एक साथ आपने करवाए कि एक एक करके? अच्छा, मैंने जब पेटेंट कराया तो मुझे इंटरनेशनल पेटेंट का भी कोई वैल्यू नहीं था, मुझे नहीं पता था वो क्या होता है। मेरे को था कि नहीं, हिंदुस्तान में लेना है करके। तो यहाँ हमने फाइल किया 2011 में। तो उन्होंने पूछा आप इंटरनेशनल भी जाना चाहेंगे? मैं बोली कैसे जाते हैं? तो उन्होंने बोला इस तरीके से जाते हैं, आपको फाइलिंग वगैरह करना होगा PCT, और वो आपका पॉजिटिव आएगा तो यू कैन गो टू एनी कंट्री। मैंने उनको यही कहा मुझे एक भी कंट्री का नाम मिले चलेगा, लेकिन कोशिश पूरा करूंगी। उस समय मैंने 5 कंट्री में डाला था ये सोच के कि मुझे कम से कम एक तो मिल जाएगा। फिर फाइल किया मैंने ये सोच के कि जाएंगे तो अच्छी कंट्री में जाएंगे, खास करके जापान में। उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था, देखिए जापान का पेटेंट सबसे महंगा होता है और ये जो आप फाइल कर रही है इसका मिलने का चांसेस बहुत कम है। बल्कि मेरे को कोशिश करने में कोई हर्जा नहीं, जहाँ 4 है वहाँ 5 है, ये सोच के फिर डाला। और 2016 तक उसमें कंप्यूटराइज भी नहीं था सब चीज, वो ज्यादातर लोग फिजिकल लेवल पे पेटेंटिंग होती थी। आजकल तो इंटरनेट आ गया तो बहुत जल्दी पेटेंटिंग मिल जाती है, उस समय नहीं था। तो मुझे 6 साल लगा, एक के बाद एक आया। सबसे लास्ट में हमें मिला जापान का। और मजेदार बात यह है कि ये क्राफ्ट जापान में 16th सेंचुरी से है, ओशिबाना के नाम से। अच्छा अनुराधा जी, आपने लगभग 44 साल पहले ऑर्गेनिक क्राफ्ट यानी कि पर्यावरणीय हितैषी शिल्प की शुरुआत की थी। तो ये शिल्प किस तरीके का होता है, क्या करते हैं आप? मतलब जो भी बनाते हैं कलाकृति किस तरीके से बनाते हैं? देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड ये कलाकृति जितने लोग भी बनाते हैं ना, वो आसान तरीके से जाते हैं जी। इन द सेंस कि वो उसको बाजार से फूलों को खरीदेंगे या जो सुंदर दिखता है उसको लेते हैं जी। हमको तो सभी चीज सुंदर दिखता है, जिसको आप वीड्स बोलेंगे या जंगली फूल पत्तियां खरपतवार को बोलते हैं, जिसकी कि 0.1% भी कोई वैल्यू इस पूरी दुनिया में नहीं है। अच्छा, जैसे आपने जमीनी स्तर पे काम करने वाले जो शिल्पकार हैं उनके लिए एक सोसाइटी की स्थापना की है ना, एक स्टार्टअप की भी बात हो रही थी, तो उस बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए स्टार्टअप हमसे शुरू हुआ था वैसे ही, जैसे हमने पेटेंट कर लिया फिर NGO कर लिया, वैसे ही एक दिन आया फितूर में, नहीं अब स्टार्टअप करना चाहिए, सब जगह सुनाई दे रहा है। मेरे को थोड़ा कन्विंसिंग लगा कि नहीं, स्टार्टअप इज टू बी डन। तो चलो बना लिया 2019 में। उसके बाद हम कोविड आया तो ऑब्वियसली हमसे कुछ काम हुआ नहीं, उसके बाद हम थोड़ा सा भूल भाल गए थे। तो ये 5 साल में मुझे लगा हम बहुत पीछे छूट गए हैं, स्टार्टअप बहुत आगे निकल गया है। और पिछले साल से जी ये शासकीय कार्यक्रमों के कारण ही हमको फिर से अवेयरनेस आई कि नहीं, स्टार्टअप में ये सब होता है, इसको करना चाहिए। हमने करना शुरू किया और 1 साल के अंदर कम से कम मैंने 5 साल की उपलब्धियां पा ली हैं जी। और आज के तारीख में आने वाला युग और आज का दिन स्टार्टअप का ही है। तो आपके इस स्टार्टअप से कुछ लोग जुड़े होंगे? हाँ, स्टार्टअप में हम लोग अभी 15 लोग हैं जी। सब कोई महिलाएं हैं और शिल्पकार ही हैं जी। कार्य वही हो रहा है लेकिन उसकी रूपरेखा बदल गई है। और NGO से मुझे स्टार्टअप बहुत ज्यादा अच्छा लगा। स्टार्टअप में ना एक क्वालिफिकेशन आपको हमेशा अपग्रेड करते रहना है, अपने आप को नएपन, नवाचार और नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप चलते हैं स्टार्टअप में। और स्टार्टअप ना बहुत ही ताजगी वाली चीज है और उसमें जो इनोवेशन हो रहे हैं या उसमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो बहुत ही अकल्पनीय है और ये आपको दुनिया में हर चीज से जोड़ देती है। यहाँ बैठे बैठे रायपुर में जी हम अभी IGKV में इंक्यूबेटेड है, IIM रायपुर में इंक्यूबेटेड है, NIT में है जी। ठीक है, ये तीनों टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, तीनों हमको पढ़ा रही हैं। और ये हमें कहाँ की पढ़ाई करा रहे हैं? हार्वर्ड स्कूल की पढ़ाई करा रहे हैं।
लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस की करा रही हैं। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। 60 साल की उम्र में रायपुर में बैठे हुए इंटरनेट के जरिए कंप्यूटर में आप दुनिया की बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं अपने बिजनेस के लिए, जबकि इसका बैकग्राउंड मेरे पास नहीं था। और इसको पूरा का पूरा जो स्पॉन्सरशिप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। ये सबसे बड़ी बात मुझे लगी कि इस उम्र में मुझ जैसे इंसान को गवर्नमेंट इतनी महंगी पढ़ाई करा रहे हैं, वो भी इतनी सुविधा के साथ। आप अगर जो एक 18 ईयर्स के हो गए हैं, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, तब भी अगर आपने पढ़ाई मध्यम या नहीं की है तब भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट ने आपको हर स्टेप में मदद करनी है। और मदद सिर्फ इकोनॉमी से नहीं होता है, मदद आपको टेक्नोलॉजी से हो रही है और प्रोविजन ऑफ मेंटोरिंग से हो रही है। जब हम गवर्नमेंट के साथ काम करना दिल्ली में शुरू किए तो उन्होंने कहा कि इसको सिखाओ। तो अब उसको किस रूप में आप सिखाइएगा, लेकिन उसको प्रोसेस करने के लिए आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। तो हम तो 1 and 1 पीस थे। अब ऑर्गेनाइज करना मेरे लिए ना ये ड्राई फ्लावर क्राफ्ट करने से ज्यादा मुसीबत लग रहा था, क्योंकि वो सोच हम में नहीं थी जी। फिर उन्होंने बोला कि देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जिसको NGO कहा जाता है जी। फिर वापस आए रायपुर में, जैसे एक NGO बनता उसको बना लिए। फिर उसमें फिर हम ना छोटा छोटा ही काम लेते थे। तो आपने फिर बहुत सारे मतलब युवा या फिर महिलाओं के साथ जो मैंने ये काम करना शुरू किया, तो ये काम गवर्नमेंट ने हमको कहा कि आप ग्रामीण में जाइए। तो यहाँ का सबसे अच्छा ग्रामीण है नया रायपुर जी। तो नया रायपुर के जितने गांव हैं वहां पे मेरा पहला कार्य शुरू हुआ। जितने, ये तब की बात है जब मंत्रालय नहीं बना था, ये 2001, 2, 3 की बात है। महिलाओं को रोजगार की जरूरत थी जो घरों में रह जाती हैं जी। तो उनके साथ हमें जोड़ा गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से, और उनको फिर से रिहैबिलिटेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट लिया गया कि आप इस कार्य से उनको रिहैबिलिटेट कीजिए। उस जर्नी में मैंने जो सीखा है वो बहुत ही वैल्यूबल है। मेरे को ग्रामीण महिलाओं से जो मैंने सीखा है, जिस तरह से वो मैनेज अपना लाइफ करती है जी, अपना परिवार करती है, छोटे से इकोनॉमी 2-3 हजार में सबका ख्याल रखती है। उस समय की बात कर रही हूँ, 3 या 5 हजार रुपए का जो उनके पास एक आय रहता था एक परिवार का, उसमें वो सब कर लेती है। तो मैंने यही सीखा कि हमें मैनेज करने आना चाहिए किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन में, देन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव जी। तो रोज जो हम जाते थे ना, तो मेरे को वहां की जो महिलाओं से 10-20 में एक आध हमको मिल जाती थी जिसको आप बहादुर बोल सकते हैं। बाइक्स भी चला लेती थी वो। तो ऐसी महिलाओं को फिर आपने जोड़ा अपने? वही तो मुझे और महिलाओं को जुड़वाती थी जी। मतलब जो टीम लीडर्स हैं उनसे हम बहुत सीखते थे। तो अनुराधा जी, आज के डिजिटल युग में जो हमारी धरोहर है उनका संरक्षण करना, पर्यावरण बचाना, ये कितना जरूरी है और किस तरह से संभव है? देखिए, ये चीज का आंसर हर किसी को 5 साल में समझ में आ गया होगा कि हमें पर्यावरण किस लिए बचाना चाहिए। ये अब हमारे लिए धरोहर है। अब लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग को अनवांटेड तकलीफें हो रही हैं जी अपनी लाइफ में, जिसके बारे में हमने कल्पना भी नहीं की थी, उसको आप खाली कोविड ही ना कहिए जी। आपका जो पानी है, आपका जो फूड है, आपका जो क्वालिटी ऑफ एयर है, हाँ। हम लोग अपने घर का साफ सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन पर्यावरण को गंदा जो कर रहे हैं, ये हम जो जनरेशन है उसी से ये शुरू हुई है। तो इसी जनरेशन ने उस चीज को समझदारी से सुधार लो, नहीं तो आगे वाला जो जनरेशन है, आप उसके लिए पैसा रख लोगे, गाड़ी बैंक बैलेंस रख लोगे, लेकिन उसको हवा पानी कहाँ से लाके दोगे? आपने जो नेचर का आपने जो दोहन किया है, अगर जो आपने उसको रिपेलिश नहीं किया, उसका जो नुकसान होगा ना, वो आने वाला बच्चे, आप ही का बच्चा भुगतने वाला है जी। तो अगर जो उस चीज को हम सेंसिटिव हो जाएंगे ना, तो हम अभी से उसको बचाना शुरू करेंगे। और इस कार्य के लिए जो अवेयरनेस है, ये क्राफ्ट बहुत आगे निकल चुका है। अभी जो ग्रीन कल्चर या ग्रीन के लिए हम आ गए हैं या इकोलॉजिकल के लिए आ गए हैं, उसके लिए ये क्राफ्ट को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। इस कार्य करने से, ये जो क्राफ्ट करने से सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने अंदर सुंदरता महसूस होती है। ये जो जितनी महिलाएं मेरे साथ काम करती हैं, इतना सुंदर बनाती है, कभी कभी वो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा बनाती है। तो ये मेरी कलाकारी नहीं है, ये नेचर से, नेचुरल तरीके से एक कार्य हुआ है जिसमें और कुछ नहीं है, खाली सुंदरता ही है। अनुराधा जी, आप हमारे स्टूडियो आई और हमसे आपने इतनी अच्छी बातचीत की, अपने विचार हमको बताए, हमारे श्रोताओं को बता रही हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार।